वेरी गुड मॉर्निंग। खुश रहो। अच्छा जी। अच्छा, एक तो मैं आपको बता दूं, कुछ ऐप जो है उसमें चेंजेस हो ही रहे थे बहुत दिनों से, आज भी कुछ हुआ है। तो कुछ अपडेट आए हैं, मतलब आपको अपडेट करना होगा। वैसे आप सब लोगों ने कर लिया होगा डेफिनेटली, सब समझदार हो आज के टाइम में। मुझे लगता है कि अपडेट करना ऐप में, उसमें सब अप टू डेट रहते हो, है ना। बट फिर भी उसके कारण हाँ, उसमें थोड़ा बहुत मटेरियल हो सकता है, किसी को दिखे ना दिखे। कुछ पीडीएफ हो सकती है, पुरानी शीट्स हो सकती है, पुरानी डीपीपीज हो सकती है। अगर वो नहीं दिख रही है तो वो धीरे धीरे सब आ जाएगी। सो डोंट वरी। हाँ, धीरे धीरे हम सब कुछ उसको वापस से रीस्टोर कर रहे हैं। क्लासेस आपको दिख रही है, वीडियो सॉल्यूशंस आपको दिख रहे हैं, लेकिन कुछ पीडीएफ अगर मिसिंग है, शीट्स मिसिंग है पुरानी, तो वो सब धीरे धीरे आ जाएगी। ठीक है, हैव पेशेंस। कुछ चीजें, अच्छी चीजें, मैंने आपको पहले भी कहा है, बहुत बार ऐसा भी कहा है कि अच्छी बातें, अच्छे बुक्स, अच्छे लोग, अच्छे कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है। टाइम लगाते हैं, जल्दबाजी में नहीं होता है। ठीक है जी। अच्छा, किसी ने कहा कि वेब पर नहीं चल रही है। अच्छा, तो इसमें मैं बता दूं, हाँ, वेब पर शायद अभी कुछ इश्यूज है, अभी भी वो सॉल्व नहीं हुआ है, तो थोड़ा वेट करो, वेब पर भी चलेगी। ठीक है, वो भी चलेगी। वेब पर शायद अभी नहीं चल रही है, तो वो भी हो जाएगा। चलिए, कुछ का नहीं चल रहा होगा वेब पर, हाँ, तो कोई बात नहीं, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और जिनका भी वेब पर नहीं चल रहा है, वो मोबाइल में ऐप डाउनलोड करे, या टैबलेट है तो उसमें ऐप पर चलेगी, बट जल्दी वो भी हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है जी। तो है ना। चलो जी बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में पहले तो मैंने आपको क्या दिया था, लास्ट क्लास में, हाँ, यहां तक हम कर चुके थे केमिकल इक्विलिब्रियम, केपी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। तो बेटा, और इसके मैंने वीडियो सॉल्यूशन भी डाल दिए थे, वीडियो सॉल्यूशन भी डाल दिए थे, डीपीपी 1 के भी और डीपीपी 2 के भी। थोड़ा लेट मिला होगा, हो सकता है, बट दोनों के वीडियो सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को दे दिए थे। वैसे मुझे नहीं लगता कि वीडियो सॉल्यूशन की कोई आपको जरूरत पड़ेगी, इतने आसान सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं। फिर भी मैंने वीडियो सॉल्यूशन दिए ताकि टाइम खराब ना हो आप लोगों का भी। तो हाँ, आसान है, क्योंकि देखो इनिशियली इसमें कुछ बहुत ज्यादा बातें हैं नहीं। इनफैक्ट देखा जाए तो मैं आपको बता दूं, पूरा चैप्टर भी आसान है। पूरा चैप्टर जो है वो इतना टफ नहीं है। अगर दो तीन बातें मेरी ढंग से अगर देख लो, सुन लोगे ना, तो इस चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अच्छी बात क्या है कि बहुत बार रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती इस चैप्टर में, रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती है ये, क्योंकि कॉन्सेप्ट भूलते नहीं। बहुत चार सारी जगह क्या होता है ना, कुछ फैक्ट्स है थोड़े दिनों बाद भूल जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम रिलेशनशिप बिटवीन केपी केसी डिस्कस कर रहे थे। रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, हाँ या ना। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, यहां तक हम आ चुके थे। कैसे हम केपी को केसी से रिलेट कर सकते हैं वो मैंने बताया था। अब इसी से आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या केपी हमेशा, अच्छा, उससे उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि केसी की यूनिट किस यूनिट में पुट करना है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। ये ध्यान रखना यहां पर। अब इसके आगे बढ़ रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि केपी और केसी में से बड़ा कौन होगा। केपी और केसी में से कौन ज्यादा बड़ा होगा, क्या केपी या केसी, या ये किसी पर डिपेंड करेगा। देव कह रहा है सर काइनेटिक्स में बहुत कैलकुलेशन है। तो बेटा पहली चीज तो तुम अब शीट सॉल्व कर रहे हो, गजब। अब देखो तुम्हारी, मतलब चैप्टर खत्म हो गया अच्छा खासा, अब तुम्हें पता चल रहा है कि काइनेटिक्स में बहुत कैलकुलेशन है। इसका मतलब देव तुम अब कैलकुलेशन कर रहे हो या तो। दूसरा, मैंने किसने कह दिया कि तुम्हें कैलकुलेशन नहीं है।
तुम्हें किसने कह दिया कि कैलकुलेशन नहीं आती है? ये क्यों मान के बैठे हुए हो? मैंने कभी कहा? मैंने हर बार कहा कि कैलकुलेशन आती है, कैलकुलेशन आती है, लेकिन तुम सुनना ही नहीं तुम्हें। या तुम्हारे जैसे और भी हो सकते, तो क्या कर सकते हो? मतलब तुम्हें लगता है कि हिमालय पर चढ़ना है, लेकिन तुम्हारे, अरे सर हिमालय पर चढ़ना, लेकिन मुझे तो पता है वहां पर अच्छी खासी हाईवे बना हुआ 4 लेन का। ओ फिर गए तब समझ में आया, अरे सर मुझे तो यहाँ तो रोड ही नहीं है, सड़क ही नहीं है। अरे भाई कहा किसने था सड़क है, कहा किसने था हाईवे है? समझ में आ रही मेरी बात? हम्म। चलो जी, तो अब डेल्टा एन जी पर डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया आंसर। तो डेल्टा एन जी पर कैसे डिपेंड करेगा वो भी बता दो फटाफट से। डेल्टा एन जी पर कैसे डिपेंड करेगा वो भी बता दो। तनुज एक्सरसाइज 1 3 कंप्लीट बट 2 और 4 नहीं की है। 4 करो बेटा पहले। अगर डेल्टा एन जी क्या बोलूं, ग्रेटर देन, देखो डेल्टा एन जी नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, जीरो होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? तो यहां पर मैं आपको बता दूं एक और चीज। वैसे तो डेल्टा एन जी पर डिपेंड कर ही रहा, लेकिन आर टी पर भी डिपेंड करता है। केवल डेल्टा एन जी पर नहीं, आर टी पर भी डिपेंड करता है। आर टी जीरो तो नहीं हो सकता, आर टी लेस देन 1 हो सकता है और ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो अगर आर टी ग्रेटर देन 1 है, जो कि ज्यादातर होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, आर टी की वैल्यू मोस्टली ग्रेटर देन 1 ही होती है। ठीक है। तो इफ आर टी इज ग्रेटर देन 1, देन यहां पर, अब अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, तो देखिए 1 से ज्यादा, यानी आर टी की वैल्यू 2 3 4 कुछ भी, अगर उसकी पावर पॉजिटिव है तो आर टी की वैल्यू भी 1 से ज्यादा ही होगी। तो केपी केसी से हमेशा बड़ा होगा। समझ में आ रही मेरी बात? किसी की भी पावर है, यानी अगर एक्स की पावर, डेल्टा एन जी, अगर एक्स 1 से ज्यादा है और आर टी और पावर जो है वो चाहे जीरो से ज्यादा है, चाहे वो 0.2 हो, 0.3 हो, 0.4 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा ही होगी। और ये वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगी, आर टी की पावर डेल्टा एन जी, तो केपी केसी से बड़ा होगा। और डेल्टा एन जी अगर लेस देन जीरो होगा तो केपी केसी से कम होगा। मोस्टली क्वेश्चन में हम डेल्टा एन जी से ही बता देते हैं, लेकिन अब आप दिमाग में, क्या कभी आर टी 1 से कम हो सकता है? हो तो सकता है। अच्छा 1 कब होता है पहले वो देखते हैं। तो 1 कब होगा, जब टी इक्वल टू 1/r होगा। और मोस्टली यहां पर मैं आपको बता दूं, वैल्यू हम 0.0821 यूज करते हैं, तो ये वैल्यू रफली 12 केल्विन के आसपास आती है। 12 केल्विन, यानी टेम्परेचर 12 केल्विन है तो आर टी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। और ये भी 0.0821, 8.314 यूज करोगे तो ये वैल्यू और कम हो जाती है। तो खैर अभी इसी पर फोकस करते हैं। तो 12 केल्विन से ज्यादा है तो आर टी 1 से ज्यादा होगा ही, और मोस्टली क्वेश्चन में टेम्परेचर 12 केल्विन से ज्यादा ही होता है। 12 केल्विन से ज्यादा ही होता है, इसीलिए मोस्टली अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दे रखा कुछ भी, तो आर टी इज ग्रेटर देन 1, तो सिंपली डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, तो केपी केसी से ज्यादा होगा, ये लेस देन जीरो तो केपी केसी से कम होगा। देखो एडवांस वाले हैं यार, एडवांस वाले कभी कभी कुछ भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। वो उन्हें पता है कि अच्छा जनता क्या सोचती, वो उसका हमेशा उल्टा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए मेरे को ये बताना जरूरी। मैं केवल डेल्टा एनजी से भी बता सकता था आपको, हटा देता इसको, तो आपको भी लगता हाँ सर बड़ा सिंपल, आपने तो कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। और कंफ्यूजन भी क्या होता है, ये ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, जबकि ये ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ वो जीरो से है, कौन सी टर्म 1 से। ये जीरो से कम नहीं हो सकता, तो यहाँ ग्रेटर, ये हमेशा जीरो से तो ज्यादा ही होगा, बट 1 से ज्यादा या 1 से कम, ये वैल्यू 1 जीरो से ज्यादा, जीरो से कम, जीरो भी हो सकती। फर्दर केपी केसी के बराबर कब होगा, केपी केसी के बराबर कब होगा, जब आर टी इक्वल टू या तो 1 हो या डेल्टा एन जी जीरो हो जाए।
तो केपी की वैल्यू केसी के बराबर होगी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जेई एडवांस, जेई मेंस में, एडवांस में तो नहीं, जेई मेंस में भी आते हैं। क्लियर, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये तो बात हुई केपी और केसी से रिलेटेड, उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ और कांस्टेंट्स भी यूज होते हैं, केवल दो ही नहीं होते, केपी और केसी। क्या डिस्कस कर रहे थे हम? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो तीसरा देखते हैं केपीसी। केपीसी, जैसे आपने HCl गैस को पानी में डाला, HCl और पानी में कुछ डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन जितनी भी HCl है सब डिसॉल्व नहीं होगी। लेकिन HCl जो पानी में डिसॉल्व होगी वो H प्लस और Cl आयन में टूट जाएगी। तो ये कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसीलिए ऐसा होगा। अब यहां पर भी इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम आ गया। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, जो सब्सटेंस सॉल्यूशन में है उनकी तो मोलर कंसेंट्रेशन लिखते हैं, लेकिन जो गैसियस स्टेट में है ज्यादातर उनको पार्शियल प्रेशर से लिखा जाता है। तो H प्लस की कंसेंट्रेशन, Cl आयन की कंसेंट्रेशन, ये HCl। सॉल्वेंट को एक्सप्रेशन में नहीं लिखते हैं, याद है आपको मैंने कहा था सॉलिड, प्योर लिक्विड और सॉल्वेंट, इनके एक्टिव मासेस कांस्टेंट रहते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में मर्ज हो जाते हैं। तो H2O कहीं पर भी नहीं आएगा। तो यहां पर इसको अब बोला जाता है केपीसी, क्योंकि प्रेशर भी है कंसंट्रेशन भी है, तो केपीसी। हाँ, अब आप कह सकते हो सर मैं कंसंट्रेशन नहीं लिख सकता, लिख सकते हो, लिखने में तो ये भी लिख सकते हो, लेकिन लिखते ही ये है। अगर गैसेज और आयन साथ में है तो केपीसी यूज करते हो, और ये अच्छा खासा हम यूज करते हैं, आप लोगों को बता दूं मैं। अब आपको लोग अरे सर हमें तो कभी यूज नहीं किया, आपने किया है। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केपीसी ही यूज होता है वहां पर। वो आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा कि वो केपीसी। अब ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के बोलो केपीसी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट होता है वहां पर। तो केपीसी, बट इस चैप्टर में इसको हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, इसका यूज होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। तो बस यहाँ बताने के लिए कि हाँ आपको पता है कि केपीसी भी कुछ होता है। बट क्या तीन ही कांस्टेंट होते हैं? नहीं भाई, अभी दो और बाकी है। बताओ देखिए दो और कौन से हैं? आयन कह रहा है सर, अयान का कहना है सर प्लूटो एंड नेपच्यून में एवरेज टेम्परेचर 10⁻⁻15 केल्विन होता है, तो वहां केपी के बराबर हो सकता है क्या? बट अब पहली चीज तो अब वहां देख लो टेम्परेचर इतना कम है, तो आरटी की वैल्यू तो 1 से कम होगी, तो वहां पर डेल्टा एनजी वाला रिलेशन उल्टा हो जाएगा। अब लेकिन मुझे नहीं पता कि नेपच्यून पर प्लूटो पर टेम्परेचर इतना होता है ना, ये मुझे नहीं पता। बट टेम्परेचर 10⁻⁻15 तो बहुत कम है वैसे यार, सीरियसली कंफर्म हो? चलिए दो और कांस्टेंट की बात करते हैं, दो और कांस्टेंट की बात करते हैं, केसी नॉट और केपी नॉट। अच्छा, इनको ऐसे बोला जाता है स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वैसे मतलब कुछ नहीं है, एक अलग बोलने के लिए स्टैंडर्ड वर्ड लगा दिया है ना, स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब डिफरेंस क्या है केसी और केसी नॉट में, वो समझा देता हूं। डिफरेंस केवल इतना सा है कि जब आप केसी का एक्सप्रेशन लिखते हो तो उसमें बी की कंसंट्रेशन की पावर बी, ए की कंसंट्रेशन की पावर ए। लेकिन केसी नोट में बी की कंसंट्रेशन को भी 1m से डिवाइड कर दो, ए की कंसंट्रेशन को भी 1m से डिवाइड करके फिर पुट करो। अब आप कहोगे सर 1 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 1 से डिवाइड करके क्या हो जाएगा? बात तो सही, 1 से डिवाइड करने पर वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन लेकिन 1 से डिवाइड कर 1m से डिवाइड करने पर यूनिट्स उसकी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये भी मोल्स पर लीटर, 1m से डिवाइड कर दिया तो ये भी यूनिटलेस, ये भी यूनिटलेस। तो केसी नोट के लिए कह सकते हो कि केसी नोट इज यूनिटलेस, यानी केसी की यूनिट होती है, हमने देखा भी है, और बट केसी नोट इज यूनिटलेस। बट ध्यान रखना डिवाइड हमेशा 1m से करोगे, 1m से ही करोगे, ये फिक्स है, इसीलिए स्टैंडर्ड बोला जाता है। और जब केपी नोट निकाल रहे हो तो 1 बार से, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में हम प्रेशर 1 बार लेते हैं,
स्टैंडर्ड कंडीशन पर अगर कोई पूछे प्रेशर, दैट इज 1 बार। एसटीपी पर भी प्रेशर 1 बार होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर भी प्रेशर 1 बार होता है। तो 1 बार से डिवाइड करेंगे तो केपी नॉट भी यूनिटलेस हो जाता है साहब। तो केसी नॉट और केपी नॉट आर यूनिटलेस। अब आप पूछोगे सर इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, कहाँ आएगी? थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। वहां पर आप जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हो, अगर थोड़ा बहुत किसी को आइडिया, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, बहुत सारे क्वेश्चन करते हो, लेकिन डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के में जो के होता है ना, वो या तो के सी नॉट होता है या के पी नॉट होता है। लॉग के अंदर वाली टर्म हमेशा यूनिटलेस होती है, राइट? तो वहां से वो वैल्यू जो निकल के आती है वो के सी नॉट और के पी नॉट निकल के आती है। ठीक है, अब आप उसको यूनिट लगा दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, बट डिफरेंस तो है बेटा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, याद रखो तुम इसको, बस तुम्हें पता होना चाहिए केसी और केसी नोट में क्या है, केपी और केपी नोट में क्या डिफरेंस। चलिए, लेकिन अब इस चैप्टर में यूज तो दो ही होंगे, केसी और केपी, उन्हीं पर क्वेश्चंस करते हैं, इन पर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट हाँ आपको पता होना चाहिए, साथ साथ में सब लिखते रहना। टाइम देता हूं मैं बोलता रहता हूं ताकि आपको लिखने का टाइम मिले। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हो, सुनो और लिखो, दोनों काम करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ। दोनों काम एक साथ करोगे तो एग्जाम में भी दिमाग ज्यादा काम करेगा। बहुत सारी जनता क्या करती, चलाना नहीं चाहती है, धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी कि सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, आदत धीरे धीरे इंप्रूव होती है। तो ये कोशिश करो, पेन चलाने की कोशिश करो, है ना, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, और मेरे को फायदा ये मिलता है कि जब ये सब लिखा हुआ है तो मैं ज्यादा चीजें समझा पाता हूँ, ज्यादा समझा पाता हूँ, एक एक सेंटेंस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा लिखने में टाइम बच रहा है, तो मुझे समझाने में ज्यादा टाइम मिलता है, फायदा होता है आपके लिए, बहुत बहुत बेनिफिशियल है ये चीज, मैं आपको बता दूं। ये जब सब लिखा हुआ है तो मैं क्यों लिखने में, मैं लिख रहा हूँ, लिखा हुआ तो आपके सामने, आपको लिखना नोट कर सकते हो, मैं ज्यादा अच्छी तरह से उसको समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं लिखता रहूं और समझाता रहूं, दो चीजें एक साथ करने में कहीं ना कहीं तो कुछ कमी होगी। अब मुझे केवल समझाना है तो मुझे ज्यादा आसान होता है। भाई किसी ने कहा है कि मारू बेटा आपको नोट्स सारे वापस बनाने हैं, आपने शायद सुना नहीं है, यही प्रॉब्लम होती है आप लोगों की। पहले क्लास में मैंने कहा था सब कुछ जीरो से स्टार्ट करो, चाहे आपने लास्ट ईयर कितना भी अच्छा पढ़ा हो, कितने भी अच्छे नोट्स बनाए, सारे नोट्स फिर से बनाओ, क्योंकि लिखोगे तो याद ज्यादा अच्छी तरह से कर पाओगे। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिल्कुल नहीं होगी सत्या। केसी और केसी नोट की वैल्यूज हमेशा सेम होगी, केपी और केपी नोट की वैल्यूज हमेशा सेम होगी, बस यूनिट्स का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो टू प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, टू प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, दो एप्लीकेशन पर आ गए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेट से अब मैं आपको ये रिएक्शन लिख के देता हूं, ए कन्वर्टिंग इनटू बी, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10⁻³ तो अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देख के मैं आपको बता सकता हूं कि ये रिएक्शन कितनी कितनी आगे जाएगी, एक्सटेंड कितना होगा इसका, यानी ये रिएक्शन थोड़ी सी होगी, 2-3% होगी, 10% होगी, 20% होगी, 50% होगी, 70% होगी, कितनी होगी उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1000 है, तो देखो इक्विलिब्रियम पर हमें पता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन केसी के बराबर होगा, केसी की वैल्यू 1000 है, तो इक्विलिब्रियम जब आएगा तो बी की कंसंट्रेशन अपॉन ए की कंसंट्रेशन का रेशियो कितना हो जाएगा, 1000। मतलब बी की कंसंट्रेशन ए से कितनी ज्यादा हो जाएगी, 1000 टाइम्स। तो इसको ऐसे समझो, अगर मैंने इनिशियली ए के 1001 मोल्स लिए हैं, 1001, तो इसमें से एक बचेगा और 1000 मोल्स रिएक्ट कर जाएंगे, तभी रेशियो बी अपॉन ए का 1000 आएगा। यानी 1001 मोल में से 1000 रिएक्ट कर गए, मतलब एक तरह से देखा जाए तो 99.9% रिएक्शन होगी। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ज्यादा होगा तो रिएक्शन और ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगी। तो अगर किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कह सकते हो अगर 1000 या उससे ज्यादा है ना, तो एक तरह से वो रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाती है, 100% कंप्लीट हो जाती है अगर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1000। देखो एग्जैक्टली 100 नहीं हो रहा, बट हमारे लिए 99.9% भी ऑलमोस्ट 100% ही है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते ही आपको चमक जाना चाहिए कि यार ये रिएक्शन तो अच्छी खासी फॉरवर्ड में जाएगी।
ये रिएक्शन तो अच्छी खासी फॉरवर्ड में जाएगी, और यही अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सोचो उल्टा है, 10 की पावर -3 हुआ तो 10 की पावर अगर -3 हुआ तो फिर क्या कहेंगे? अब यहां पर बताओ, ए से बी अगर रिएक्शन हो रही है तो 1001 में से कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे? ओनली वन, ओनली वन, क्योंकि रेशियो चाहिए 1/1000, यानी रिएक्शन बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। बेटा कुछ कुछ इधर उधर के कमेंट आ रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं ना तो मैं किसी चीज का कोई रिप्लाई नहीं करता हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हर एक का अपना अपना कुछ एंगल होता है, वो किसी को बैकलॉग क्लियर करवाना होता है, किसी का छूट गया होता है, क्या होता है। तो तुम सोचो मैं पढ़ाने के बजाय ये सारे काम करूँ तो मैं पढ़ा बिल्कुल नहीं पाऊंगा। तो आपको लगता है कि सर मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे ही जवाब देता रहा ना तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं, हर एक के अपने इश्यूज हैं। बट यहाँ पर क्लास में मैं केवल पढ़ूंगा, हाँ किसी के इश्यूज हैं लास्ट के 5 मिनट्स में वो मेरे से पूछ सकता है, तो और वो भी जो मेरे से रिलेवेंट होंगे, वो मेरे से रिलेवेंट होंगे, है ना बेटा। ये क्लास है, कोई सब्जी मंडी नहीं है, ध्यान रखना, सब्जी मंडी नहीं है। कोई 5-10 मिनट लेट आता है तो पूछता है सर कितने पेज छोड़ दूं, फिर कोई 7 मिनट लेट आता है वो भी ये पूछता रहता है, फिर बीच में कोई बैकलॉग वाला पूछता रहता है। मतलब ये भी आप सोचो, आप अब थोड़ी देर के लिए सोचो ये सारी चीजें, मतलब ऑनलाइन के फायदे तो तुम्हें फायदा नहीं, तुम्हें तो भैया सोचो ऑफलाइन में कभी क्लास में 10-15 मिनट बाद 20 मिनट बाद घुस सकते हो, वो भी नहीं घुस सकते। अच्छा बाय द वे घुस गए तो तुम ये पूछोगे सर अभी आप तक कितना पढ़ाया है, तुम्हें लगता है कि क्लास में चलो बैठने दे दिया और तुम और सर तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देंगे? या ऑफलाइन में तुम्हारी क्लास चल रही, सर मेरा बैकलॉग कैसे क्लियर करूं? सोचो क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहा है, मस्त कॉन्सेप्ट समझा रहा है, मैं सर मेरा बैकलॉग है कैसे क्लियर करूं? सोचो कितनी ही मार पड़ेगी तुम्हारे पे, हैं? तो भैया ऑनलाइन हूं तो क्या करूंगा, तुम्हारे बातों का जवाब दे दूं? अच्छा मैं पढ़ाता भी रहूं, एक मेरे अगर 10 मुंह होते रावण की तरह तो चलो हो सकता है शायद, लेकिन क्या करूं, एक मुंह से पढ़ाऊं दूसरे। हम्म? तो थोड़ा तो सोचो पूछने से पहले, है? अच्छा एक और चीज बताता हूँ, अगर आप मतलब पेशेंस की अगर बात करोगे ना, आउट ऑफ इंडिया अगर आप जाते हो ना, बहुत जगह मैंने ऐसा देखा है, इवन पता है क्या होता है, बहुत जगह पर प्रॉपर हर जगह क्यों बनी हुई होती भाई। अगर आप जापान से यहाँ और इंडिया की लोकल ट्रेन में आप मुंबई साइड में जाओ तो क्या है, कोई लाइन बना के नहीं खड़ा रहता है, उतरने वाले बाद में उतरेंगे, पहले घुसने की कोशिश की जाती है। अगर आप बहुत जगह जाओगे, मोस्टली जगह एकदम जहाँ गेट होता है वो रास्ता खाली छोड़ दिया जाता है, एक लाइन इधर बनती एक लाइन इधर बनती है, जब वो सब निकलने वाले निकल जाते हैं तब धीरे धीरे लाइन से अपने आप सिस्टम बना, वो बीच में कहीं लाइन से खड़े होंगे और उसमें स्पीड से अंदर घुसते हैं, ऐसा नहीं नहीं घुसते, उनका टाइम कम लगता है, जो धक्का मुक्की करते हैं और ज्यादा है। दूसरा ट्रैफिक होता है साहब, अब मान लो 2 लेन का हाईवे है ना, तो इंडिया में क्या होगा, एक लेन में जाम लगा होगा, मान लो 10-15 कारें खड़ी होगी तो पीछे से कोई एक स्टड आएगा, वो देखा अरे यार मैं लाइन में थोड़ी खड़ा हूँ, मैं तो आगे वाली लाइन से ओवरटेक करके सबसे आगे जाऊंगा, मैं तो सबसे समझदार, वो भाई साहब आगे घुस जाएगा, फिर सामने से गाड़ी आएगी, वो दोनों रुक जाएंगे, फिर ना तो इधर से गाड़ी चल सकती ना इधर से, सब पैक, कोई नहीं करता साहब रूल पे। इवन ये तो सोचो, आपको बता दूं मैं सब्जी मंडी में भी लाइन लगा के लोग भाग लेते हैं, मतलब एक आदमी सब्जी खरीद रहा है तो खड़ा, दूसरा आदमी खड़ा हुआ है, उसके बाद अगर 3-4 लोग ने सब खड़े हुए, एक खरीद के जाएगा फिर दूसरा, तो जब वो खरीद लेगा फिर तीसरा खड़ा रहेगा, ये नहीं एक करा, अरे मुझे भिंडी दे दो, अरे पहले मुझे आलू दे दो यार 5 किलो, अरे मुझे आधा किलो मिर्ची दे दो, मैं एक इधर से चला रहा है एक इधर से चला रहा है। और फिर यहाँ क्या होता है कि हाँ भाई, यहाँ भी वही चीज है भाई साहब, कोई क्लास में आके सर कितने पेज छोड़ दूं, कितनी देर क्लास में हुई है,
कैसे जवाब, थोड़ा सोच के तो देखो। तुम जो पूछ रहे हो क्या मैं सही में रिप्लाई कर सकता हूँ? तो बेटा थोड़ा सोचो कि क्या मैं उस टाइम पर तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ क्या? कि तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ? नहीं, मैं ये पढ़ा रहा हूँ भाई, ये सुनो। अर्जुन पूछा कौन सी कंट्री? बेटा बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा है, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा है। हाँ सीरियसली बेटा, सब्जी मंडी में लाइन, मैं बता रहा हूँ। चलो जी, इधर आते हैं। समझ में आ गया? तो मतलब अब नेक्स्ट टाइम किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा एक और चीज मैं फिर से यहां पर बता दूं, इस एरो से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको पहली बार एरो ऐसे बनाओ या एरो ऐसे बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साथ में लिखा हुआ है इसका मतलब ए से बी बन रहा है, बी से बन रहा है। हर रिएक्शन में ऐसा होता। तो मैं आपको किसी को सर आप तो एरो ऐसे बनाते हो, बुक्स में ऐसा होता है, किसी जगह ऐसा होता है, डजेंट मैटर। क्यों मैं इतना मेहनत करूँ? मेरे को एरो बनानी, बस एक लाइन खींचनी, बीच में खत्म हो जाएगा। तो एरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग से निकाल देना। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट पर आ रहा हूं। तो एक पहले स्टेटमेंट लिखो, ए लार्ज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर 3 या उससे ज्यादा है, इंडिकेट्स लार्ज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ए स्मॉल वैल्यू ऑफ, यहां थोड़ा गड़बड़ है, a small value of equilibrium constant मतलब less than 10 raised to power -3 indicates a small extent of reaction. स्वास्तिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इक्विलिब्रियम में टाइम की कोई बात नहीं करते, टाइम की कहीं कोई बात नहीं करते इक्विलिब्रियम चैप्टर में। हर केस में बैकवर्ड रिएक्शन हो रही बेटा, हर केस में बैकवर्ड रिएक्शन होती है। किसी में टेंडेंसी कम तो किसी में टेंडेंसी ज्यादा, बस ये मान लो। टिट फॉर टेट इज एवरीवेयर, जैसे का तैसा। ए अगर बी बनाएगा तो बी भी वापस ए बनाएगा ही बनाएगा। अब वो कम बनाएगा ज्यादा बनाएगा वो अलग बात है। बिल्कुल अदिति जी, यील्ड 100% मतलब अल्फा 1। तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन था कि रिएक्शन, एक क्वेश्चन आते ही समझ में आना चाहिए यार, किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1000 है तो इसका मतलब बी की कंसंट्रेशन ए से बहुत ज्यादा होगी। ये दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। देन नेक्स्ट, टू प्रेडिक्ट नेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। टू प्रेडिक्ट नेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, जैसे ये कोई एक रिएक्शन है ए कन्वर्टिंग इनटू बी। अब जैसा मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी कि अगर मैंने ये रिएक्शन लिखी हुई है ऐसे, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, उल्टा भी लिख सकता हूं, मेरी इच्छा है। बी कन्वर्टिंग इनटू ए, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको भी पता है, क्या लिख दूंगा 1/k। तो कोई रिएक्शन अगर ऐसे लिखी हुई तो इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि आपने कंटेनर में ए डाला है, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, चांस नॉर्मली हम जो डालते हैं उसको पहले लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं, बट ये कोई जरूरी तो नहीं। ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अब यहां पर मान लो मैं आपसे कहता हूं किसी टाइम पर एक कंटेनर में है ना ए भी है और बी भी है, ठीक है साहब, ए और बी दोनों है, और सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पर है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इक्विलिब्रियम मैंने कंटेनर में ए डाल के अचीव किया या बी डाल के अचीव किया? नहीं बता सकते, कोई चांस नहीं है। अगर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है तो आपको नहीं पता चल सकता कि ए पहले डाला गया बी पहले डाला गया, आप नहीं पता कर सकते, राइट। दूसरा पॉइंट, एक कंटेनर में हो सकता है इनिशियली मैं ए डालूं, इनिशियली मैं बी डालूं, या मेरी इच्छा में ए और बी दोनों डाल दूं।
अब ए और अच्छा केवल ए डालूंगा तो समझ में आ रहा कि ए से बी बनेगा, केवल बी डालूंगा तो समझ में आ रहा बी से ए बनेगा। लेकिन अगर मैंने ए और बी दोनों डाल दिए तो, ए और बी दोनों डाल दिए तो अब देखो भाई, हो सकता है ए से बी बने या बी से ए बने। क्या बनेगा अगर कंटेनर में किसी टाइम पर ए और बी दोनों हैं, तो नेट रिएक्शन क्या होगी, वो कैसे पता करोगे? तो कुछ नहीं करना आपको, उस इंस्टेंट पर, जैसे अब मैंने रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है, तो आपको क्या करना, उस इंस्टेंट पर बी अपॉन ए की कंसंट्रेशन का रेशियो लो, राइट। अब अगर ये क्यू की वैल्यू जो है, क्यू की वैल्यू इससे ही कंपेयर करेंगे, अगर इस क्यू की वैल्यू के वन के बराबर है, के वन के बराबर है, तो कह सकते हो कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। मतलब ना तो नेट ए से बी बन रहा है, ना नेट बी से ए बन रहा है। लेकिन अगर इस क्यू की वैल्यू इस के वन से ज्यादा है, क्यू की वैल्यू के वन से ज्यादा है, मतलब इक्विलिब्रियम पर जितना रेशियो होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो ये रिएक्शन पीछे जाएगी, ये रिएक्शन पीछे जाएगी। ये मैं आपको, इफ क्यू इक्वल्स टू के वन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। बट अगर क्यू की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से ज्यादा है, थर्ड केस ले रहा हूं, तो देखो अल्टीमेटली सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा और अल्टीमेटली क्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी, इक्विलिब्रियम। क्योंकि मैंने आपसे कहा था हर रिएक्शन फाइनली कहाँ आती, इक्विलिब्रियम पर। तो इसका मतलब अगर क्यू जो है वो के से ज्यादा, यानी ये वैल्यू जो है इक्विलिब्रियम पर जो वैल्यू उससे ज्यादा है, तो आपको इसकी वैल्यू को कम करना होगा। वैल्यू कम करना होगा मतलब बी की कंसंट्रेशन को कम करना होगा। बी की कंसंट्रेशन को कम करना होगा मतलब रिएक्शन किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड की तरफ, बैकवर्ड की तरफ। ठीक है, और अगर ये इसका क्यू की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से कम है, के इक्विलिब्रियम से कम है, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ। अल्टीमेटली क्यू के बराबर होना चाहिए। क्यू कम है के से, तो क्यू की वैल्यू बढ़ेगी। क्यू की वैल्यू बढ़ेगी मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में जाएगी। आसपास कुछ नहीं बेटा, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, तीन ही केसेस है। लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन, यही तीन केसेस हैं और कुछ आसपास कुछ नहीं होता। जबरदस्ती के वर्ड्स मत डाला करो, है ना, अपने दिमाग को थोड़ा सा जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ही ले लेता हूं, ए कन्वर्टिंग इनटू बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 10, एट एनी टाइम, एट एनी टाइम लेट से कंसंट्रेशन जो है इसकी दे रखी है लेट से 20 और इसकी दे रखी है लेट से 80। बताओ रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? नेट, नेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर रिएक्शन हर टाइम पर फॉरवर्ड जाती है, बैकवर्ड भी जाती है, बट नेट किस डायरेक्शन में जा रही वो आपको बताना है। बताइए, तो क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू निकाल दो। क्यू इक्वल्स टू बी की कंसंट्रेशन 80, ए की कंसंट्रेशन 20, रेशियो कितना आया 4। तो अब क्यू जो है के सी से कम है,
K से कम है, Q is less than K, क्या होगा? तो हमें Q की वैल्यू को भी 10 करना है, यानी ये वैल्यू 10 के Q 10 के बराबर होना चाहिए। अभी Q केवल कितना है? 4। तो Q की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। Q की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, तो राइट नाउ सिंस Q इज लेस देन K, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड। समझ में आ गई बात? हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अब मेन एप्लीकेशन पर आते हैं। मेन एप्लीकेशन पर आते हैं। मेनली हमें इक्विलिब्रियम पर यह भी बताना है कि ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, ये अब हमें बताना है। तो थर्ड एप्लीकेशन, ये सब लिखते जाना। देखो बेटा, नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार नहीं, नोट्स को 4-4 5-5 बार आप पढ़ते हो, और उससे ज्यादा भी पढ़ते हो। वो बहुत जरूरी है, ढंग से सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। तो टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस, तो इक्विलिब्रियम पर ए की, बी की, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कितनी होगी, वो हमें बताना है। तो मान लेते हैं ये कोई रिएक्शन है, A + 2B कन्वर्टिंग इनटू C। अब मोस्टली क्वेश्चन क्या होंगे कि एक कंटेनर में हमने A के A मोल्स डाले, B के B मोल्स डाले, C के बारे में कुछ नहीं दे रखा, मतलब C का कुछ भी नहीं डाला, और सिस्टम को इक्विलिब्रियम तक आने दिया। तो बताइए इक्विलिब्रियम पर ए और बी की और सी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ये मोल्स क्या होंगे, प्रेशर क्या होगा, वो सब पूछा गया है। देखो, एक चीज पता चल गई तो सब पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा होगा क्वेश्चन में, या तो केसी दे रखा होगा या केपी दे रखा होगा। अभी ज्यादातर क्वेश्चन हम केसी वाले करेंगे, बट दोनों में बताऊंगा आपको। अब क्या होगा, ए में से कुछ मोल्स रिएक्ट करेंगे, मान लेते कितने रिएक्ट कर गए, एक्स। अगर इसमें से एक्स रिएक्ट करेंगे तो क्या बी के भी एक्स रिएक्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि बी का कोफिशिएंट 2 है, तो बी के कितने रिएक्ट करेंगे? 2x। बी के कितने रिएक्ट करेंगे? 2x। और सी का कितना बनेगा? x। तो ए के बचे हुए मोल्स a माइनस एक्स, बी के बचे हुए मोल्स बी 2 माइनस एक्स, सॉरी बी माइनस 2x, और सी के कितने बनेंगे? x। ये कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हो सकता है क्वेश्चन में आपको केसी दे रखा हो, या हो सकता है केपी दे रखा हो। या तो केसी से एक्स निकालेंगे या केपी से एक्स निकालेंगे, दोनों में से किसी एक इंफॉर्मेशन से हम एक्स निकाल सकते हैं। बट एक्सप्रेशन कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्सप्रेशन कैसे लिखना है वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो केसी क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन, सी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है? 2। तो यहां पर ये केसी का एक्सप्रेशन लिख दिया, राइट। अब सी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? सी के मोल्स एक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ये दे रखा होगा। अगर केसी दे रखा तो वॉल्यूम भी दे रखा होगा। एक्स अपॉन वी, सी की कंसेंट्रेशन, ए की कंसेंट्रेशन ए माइनस एक्स अपॉन वी, बी की कंसेंट्रेशन बी माइनस 2x अपॉन वी की होल पावर 2। ये 2 लगाना भूल जाते हैं जनता, यहाँ मेजर मिस्टेक होती है, सो ये 2 अच्छी तरह से देख लेना। केसी का एक्सप्रेशन, अगर केपी दे रखा है तो केपी में हम क्या पुट करते हैं? पार्शियल प्रेशर, प्रेशर ऑफ सी अपॉन प्रेशर ऑफ ए इंटू प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ के सी कैसे निकालते हो? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू टोटल प्रेशर, हाँ या ना। प्रेशर ऑफ सी कैसे निकालते हैं? सी का मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल प्रेशर। ये क्या देख रहे हो आप? ये सी का क्या है? मोल फ्रैक्शन। कैसे निकलता है मोल फ्रैक्शन? तो मान लो सी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में ए के, बी के, सी के, तीनों के मोल्स को ऐड कर दो, ए प्लस बी माइनस 2x, यही आएगा क्या? इसके मोल्स और इसके मोल्स को, तो एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस 2x। तो ये किसका मोल फ्रैक्शन हो गया? सी का मोल फ्रैक्शन इंटू पीटी। अगर ए का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो देखो डिनोमिनेटर तो हमेशा वही रहेगा, क्योंकि टोटल मोल्स तो वही रहेगा, पीटी भी वही रहेगा। तो ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है,
तो यहाँ a माइनस एक्स, बी का पार्शियल फ्रैक्शन निकालना तो यहाँ b माइनस टू एक्स, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, हर एक में ये चीज़ वही रहेगी। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके सामने लिखा हुआ है, ये केपी का एक्सप्रेशन है, ये केसी का एक्सप्रेशन है। लिखो, ढंग से लिखो, अच्छी तरह से देख के लिखो। हर्ष कुमार यादव जी, सब सामने है तुम्हारे। ओहो हो गजब। अर्पित बेटा, अर्पित बेटा, अर्पित का कहना है कि रिएक्टेंट साइड से टोटल 3x मोल्स हट रहे हैं, तो प्रोडक्ट सी के 3x नहीं बनेंगे क्या? जाओ बेटा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ो, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, सीरियसली बता रहा हूं, नहीं तो तुम्हारे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। जाओ पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ो। समझ में आई मेरी बात? नहीं तो टाइम खराब कर रहे हो तुम अपना, ये तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूं। और मेरी बात को जितना जल्दी तुम मेरी बात को एग्जीक्यूशन में लाओगे, उतना तुम्हें फायदा मिलेगा। चल, लेकिन अब अगर केसी का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, केपी का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, बट इसमें अब क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में भी देखो तो एक्स अपॉन वी, यहां पर भी वी बहुत जगह यूज हो रहा है, पीटी बहुत जगह यूज हो रहा है। इनफैक्ट देखा जाए तो यहां पर ये वाली वैल्यू जो है, आप न्यूमरेटर में भी यूज कर रहे हो, डिनोमिनेटर में भी यूज कर रहे हो, तो इसको कितनी बार लिख रहे हो? आपका टाइम खराब हो रहा है। फिर अभी आप इसको और क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो इसका मैं एक दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, ताकि एक स्टेप कम हो जाएगी और थोड़ी कैलकुलेशन भी कम हो जाएगी, जिससे टाइम बचे। जैसे अब आप क्या करोगे, इसको रीअरेंज ही करोगे, रीअरेंज करोगे तो क्या देखोगे कि यार ऊपर 1/v है, यहाँ पर भी 1/v, यहाँ पर भी 1/v। तो देखा जाए तो न्यूमरेटर में 1/v, इसको अलग से ले, न्यूमरेटर में 1/v की पावर कितनी है, 1। डिनोमिनेटर में एक तो 1 है और एक 2 है, तो जब डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाता है, तो 1/v, ये 1/v की पावर -1, इस 1/v की पावर -2। तो देखा जाए तो सभी वाला पार्ट, ये जितने भी 1/v यहां से हटा के अलग से लिख दूं, तो 1/v की पावर 1 -1 -2, यानी नेट 1/v की पावर -2 हो जाए। तो इसको 3 बार लिखने के बजाय इस v को यहां से हटा दो, v को यहां से हटा दो, केवल x वाली टर्म लिखो, इंटू 1/v की पावर 1 -1 -2। अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखना है उसका तरीका बताता हूँ, बिना ये लिखे हुए, ये तो समझाने के लिए मैंने बताया था, कैसे लिखना है वो आप यहाँ पर देखो, इधर देखो। अभी आप ये रीअरेंज करके ऐसे लिखोगे, 1/v की पावर 1, 1/v की पावर 1, 1/v की पावर 2, तो नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी तो 1 -1 -2। लेकिन अब आपको ये लिखना ही नहीं, डायरेक्ट ये लिखना है। ये कैसे लिखना है उसका तरीका बता देता हूँ। आप सी की कंसंट्रेशन, ए और बी की कंसंट्रेशन का स्क्वायर ये लिखो, लेकिन यहाँ केवल मोल्स लिखो, यहाँ मोल्स लिखो, सी के मोल्स, ए के मोल्स, बी के मोल्स का स्क्वायर, स्क्वायर करना है। लेकिन अब यहाँ भी आपने वी नहीं लिखा, तो फिर क्या करो, 1/v, सी का कोफिशिएंट माइनस ए का कोफिशिएंट माइनस बी का कोफिशिएंट, ये और ये एक्सप्रेशन एक जैसा। अब हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। उसी तरह से यहां पर कौन सी चीज रिपीट हो रही है, पीटी अपॉन ए प्लस बी माइनस 2, ये रिपीट हो रही है यहां यहां। तो फिर से यहाँ केवल मोल्स लिखो, फिर से यहाँ केवल मोल्स लिखो, सी के मोल्स, ए के मोल्स, बी के मोल्स का स्क्वायर, इंटू पीटी अपॉन टोटल मोल्स ए प्लस बी -2x की पावर 1 -1 -2। उससे आपका टाइम बचेगा, एरर के भी चांसेस कम होंगे। तो अब हमेशा अगर मैं केपी लिखूंगा तो डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा, आधा पार्ट तो कॉमन है, मोल्स लिखना है, मोल्स नहीं, केसी लिखना है तो 1/v की पावर, इसको डेल्टा एनजी भी बोल देते हैं। पीटी क्या है यहाँ पर, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बेटा बेटा, वापस सुनो, थोड़ा फोकस बढ़ाओ, एक चीज को 10 बार सुन के फिर याद करोगे तो जेई 10 साल में होगा, ये ध्यान रखना। इवन कभी कभी इसको डेल्टा एन जी भी बोल देते हैं, हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा एन जी, डेल्टा एन बोल दो, डेल्टा एन जी बोल दो, मतलब प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
चलिए जी, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ दिया है। 2 moles each of H2 and I2 are mixed in a 10-liter container. According to given information, find concentration of each substance at equilibrium. बड़ा सिंपल लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें समझ में आएगी इससे आपको। 2 moles each of H2 and I2 are mixed in a 10-liter container. According to given information, find concentration of each substance at equilibrium. रिएक्शन दे रखी है और इसके साथ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc भी दे रखा है, वॉल्यूम भी दे रखा है, मोल्स भी दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है। आपको इन सब के इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी। रुद्रा बेटा फिलहाल खुद पढ़ो, मैंने बता दिया, वापस खुद सुनना। थोड़ा टाइम से देख के करो, जैसे मैंने हाँ जी, तो आपको इक्विलिब्रियम पर तीनों की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है कि H2 की क्या होगी, I2 की क्या होगी, HI की क्या होगी। प्रीतम का आंसर आया है, आर्यन का आंसर आया है, शुभम का आंसर आया है, निधि का आया है, हर्ष का भी आया है, पुलकित का भी आया है। और उसका भी देखो सीधा, देखो डेटा बड़े अच्छे हैं, देखो मैं आपको बता दूं। वापस 18 का भी आंसर आया है। विवेक बहुत फटाफट स्क्रीन बोल रही मैं, अयान, दिव्यांश, ईशान, प्रिंस, अजय, अजय, आकाश, मैं करता हूं। देखिए क्वेश्चन बहुत बेसिक है लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ आपको समझाएगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या गलती हो सकती है वो आपको देखना होगा। है ना, तो चलिए अब मैं बताता हूँ क्या आंसर आएगा, देखते हैं। ठीक है जी, बट कुछ कुछ मिस्टेक्स आप कर रहे हो, वो ध्यान रखना, गलतियां कहाँ हो सकती है वो अच्छी तरह से दिमाग में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर
क्या करना है, स्टेप्स को भी देखना अच्छी तरह से कि मैं क्या चीज पहले लिखता हूं क्या बाद में लिखता हूं, ये आपको अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, तो चलिए H2I2 सबसे पहले हमने क्या किया, इसके मोल्स लिख लिए और इसके भी मोल्स लिख दिए, दोनों के दो और दो मोल्स। मान लेते हैं इसमें से X रिएक्ट करेंगे तो इसमें से भी X रिएक्ट करेंगे क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट इसका भी 1 है, और लेकिन इसके कितने बनेंगे 2X मोल्स, इसके 2X बोलो। बट किसी को ये गलत फहमी नहीं हो कि इसके X इसके X इसीलिए इसके 2X, ऐसा नहीं है बेटा, कोफिशिएंट से सब समझ में आता है, कोफिशिएंट से रिलेट होता है। अगर यहाँ भी 3HI होता तो 3X होता, 4HI होता तो यहाँ 4X होता, जबकि यहाँ X ही रहता। अब क्वेश्चन में हमें Kc का एक्सप्रेशन दे रखा है, तो ये Kc की वैल्यू हो गई 100। तो अब HI के मोल्स का स्क्वायर, HI के मोल्स का स्क्वायर 2X का होल स्क्वायर, ये 2X का होल स्क्वायर, केवल मोल्स लिख रहा हूं, H2 के मोल्स और I2 के मोल्स इनटू 1/V। 1/V वॉल्यूम कितना दे रखा है 10 लीटर, हाँ या ना। 1/V की पावर, प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 -1 और ये वैल्यू लकीली 1 हो जाती क्योंकि पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, तो हट जाएगा। तो 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर 100 है तो वो भी 10 का स्क्वायर है, तो पूरे का स्क्वायर रूट कर दो साहब। पूरे का स्क्वायर रूट कर लिया तो 10 इक्वल टू 2x अपॉन 2 माइनस एक्स। एक्स के लिए सॉल्व करो तो ये 5/3 आ जाती है। यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, कभी कभी स्क्वायर रूट करने पर आपको ये लगता हो कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ, तो यहाँ पर x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ध्यान रखना पॉजिटिव ही वैल्यू आनी चाहिए। तो x के लिए सॉल्व करें तो ये x की वैल्यू कितनी आ रही है 5/3, मतलब दो में से कितने मोल्स रिएक्ट कर जाएंगे 5/3 मोल्स रिएक्ट करेंगे। तो बचेंगे कितने वो अब आपको देखना है, बचेंगे कितने वो अब आपको देखना है। तो देखिए 2 में से 5/3 रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने बचेंगे 1/3, इसके कितने बचेंगे 1/3, और इसके कितने मोल्स है 2x/3, और x की वैल्यू कितनी आई है 5/3, तो 2x/3 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, यही गड़बड़ की है बहुतों ने। मैंने फाइनली मोल्स पूछे या कॉन्सेंट्रेशन पूछी, मोल्स पूछे या कॉन्सेंट्रेशन पूछी है, कॉन्सेंट्रेशन पूछी। ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर मोल्स आए, तो फिर कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। वो किसी ने किया नहीं, बहुतों ने आंसर दिया 1/3 1/3 10/3, बट वो गलत है, वो गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/30 1/30 और 1/3। समझ में आई मेरी बात शुक्ला जी, टीचर बन जाओ आप, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको दूसरों को ज्ञान देने में बहुत समझदारी लगती है ना। आप गुरुजी बन जाओ, गुरुजी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चेंज नहीं पसंद बेटा, उन्हें लगता है कि बस जो चल रहा है दुनिया में वही सही है, रेजिस्टेंस टू चेंज नहीं। बेटा एक कॉन्सेंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर तभी कर सकते हो जब इक्विलिब्रियम पर हो, यानी ये इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन है और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है। ये सब एक्सप्रेशन जो आप लिख रहे हो ना, ये कब है एट इक्विलिब्रियम। तो ये x की वैल्यू जो आएगी कब आएगी इक्विलिब्रियम पर, c के मोल्स a के मोल्स है ये। अदर देन इक्विलिब्रियम तो
ये वैल्यू केसी के बराबर थोड़ी होगी, ये अगर किसी और टाइम पर है तो ये वैल्यू केसी के बराबर नहीं होगी। तो ये सब आंसर जो निकल के आएंगे यहां से केसी इक्विलिब्रियम पर ही आएंगे। अच्छा, लेकिन अब मैं एक और चीज आपको बताता हूं। अब इसमें क्या होता है, बहुत बार गलतियां हो जाती, जल्दबाजी में क्या होता है, खट से एक्स निकल के आता है, एक्स निकल के आता है, अच्छा इसके 5 इतने मोल्स रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने बचेंगे, 1/3 1/3 10/3, खट से आंसर लिख देते हैं, भूल जाते हैं बहुत बार, जल्दबाजी में ऐसा हो सकता है। तो इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, अगर आपको इसी क्वेश्चन को मैं फिर से करवाऊंगा, लेकिन अगर आपको कंसंट्रेशन ही निकालनी है फाइनली, तो स्टार्टिंग में कोई जरूरी नहीं कि यहाँ मोल्स लिखो, यहां पर डायरेक्ट कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो, कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो। बट अगर ये ऑलरेडी कंसंट्रेशन है तो फिर वॉल्यूम से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। वॉल्यूम से डिवाइड कब करेंगे, यहाँ पर ये वहां पर इसको v से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये x मोल्स है, अगर ये x कंसंट्रेशन होती तो फिर इसको वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करते। तो अब इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरी तरीके से भी बता रहा हूं, कैसे वो देखिए। ऑल्टरनेट मेथड, H2 प्लस I2 कन्वर्टिंग इनटू 2HI। H2 के कितने मोल्स लिए थे, 2, I2 के भी 2, लेकिन यहीं पर इनिशियली मैंने इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.2 m। ये अब मोल्स नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये 0.2 m। अब मैं इसमें से y, क्योंकि x y यूज कर लिया तो यहाँ y लिख रहा हूं, तो 0.2 माइनस वाई, ये अब एक y मोल्स नहीं है, y कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, यानी 0.2 इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसमें y कम हो गया, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन y से कम हो गई, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2y हो गई। अब जब हम केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो अब मैं इसको और वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करूंगा, अब मैं वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करूंगा, यानी यहां पर 1/b वाली कोई टर्म नहीं लिखेंगे, HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, बाकी सारी चीजें वही रहेगी। H2 की कंसंट्रेशन 0.2 माइनस वाई, I2 की कंसंट्रेशन भी 0.2 माइनस वाई, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। फिर से स्क्वायर रूट ले लीजिए, y के लिए सॉल्व करिए, y की वैल्यू क्या आ गई, 1/6, y की वैल्यू क्या आ गई, 1/6, यहां पुट कर दीजिए, सभी की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, चेक कर लीजिए, y की वैल्यू 1/6 पुट करोगे तो 2/6 यानी 1/3, इसके लिए सॉल्व कर लीजिए, 1/30, ये 1/30 ही आएगा, वही आएगा, चेक कर लें। तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है, ये ज्यादा अच्छा है, और यही इस चैप्टर का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जनता मोल्स और कंसंट्रेशन में उलझ जाती है, वो भूल जाते कि मैं मोल्स से कर रहा हूं या कंसंट्रेशन की, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में मोल से ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर हमेशा यही करूंगा, नहीं, हमेशा ये नहीं कर सकते, हमेशा वो नहीं कर सकते, आपको दोनों का आइडिया होना चाहिए। ये अप्रोच भी पता होनी चाहिए, मोल्स वाली अप्रोच भी पता होनी चाहिए, कुछ जगह मोल्स वाली अप्रोच से करेंगे, कुछ ये करेंगे, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस जगह किससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट मैं आपको बता दूं, लिख के दे रहा हूं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। किसी ने पूछा, पांडे जी ने पूछा वैसे क्वेश्चन, अच्छा सितांशु पांडे जी ने एक, सर लेकिन वैसे क्वेश्चन जहां पर वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, देखो हमें तो इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम से मतलब है बेटा, तो क्वेश्चन में हमें इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम गिवन होना चाहिए। अब मुझे इनिशियल वॉल्यूम कोई दे दे 10 लीटर और इक्विलिब्रियम पर अगर वॉल्यूम नहीं गिवन है तो हम और आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर मुझे इनिशियल वॉल्यूम भी दे रखा और इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम भी दे रखा तो मुझे इनिशियल वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इक्विलिब्रियम वॉल्यूम से लेना देना है, बात खत्म। तो भाई क्वेश्चन बन पूछने वाले को क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ता ना, क्वेश्चन पूछने वाले को क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी एग्जामिनर को केवल क्वेश्चन पूछना है, उसे सॉल्व भी करना पड़ता ना, वो भी तो सॉल्व करेगा। यहाँ वंशिका 100% कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, 100% कोई नहीं हो रही, तो H2 भी बचेगा, I2 भी बचेगा, इसीलिए यहाँ किसी को भी जीरो नहीं करना है। तो यहाँ लिमिटिंग वाला कोई केस है नहीं, क्योंकि कोई भी लिमिटिंग तब आता है जब एक पूरा रिएक्ट कर रहा हो, यहाँ कोई पूरा रिएक्ट कर। हाँ जी, स्वास्थ्य कहता सर आप हो ना कंफ्यूजन दूर करने के लिए, लव यू सर जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलो बड़ा थैंक यू, ऐसे तारीफ करते रहो तो समझाने में और ज्यादा मजा आता है, ठीक है। हाँ, बट कुछ लोग होते हैं जो मतलब उल्टे सीधे डाउट पूछते हैं, तब दिमाग खराब हो जाता है। चलो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, डोंट वरी, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा,
जिससे आपके सारे जो, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, एग्जाम में गलती, ऐसी कोई गलती नहीं करके आओगे, क्या एग्जाम में वही सारी गलतियां करोगे जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। उसके बाद कोई गलती भी नहीं बचेगी, ये मैं आपको बहुत लिख के देता हूँ। यानी जो जो गलतियां आप कर सकते हो ना, आपको लगेगा यार सर ने सब बताई थी, और मेरे सारे क्वेश्चन में वो है। अच्छा, यहाँ पर भी मैं बता दूं, हो सकता है अभी आप में से किसी ने क्या किया हो, इस 2y का स्क्वायर नहीं किया होगा, ये गलती किसी ने की होगी। 2y तो लिखा होगा लेकिन स्क्वायर करना भूल गया, या किसी ने यहाँ केवल y लिख दिया होगा, ये गलतियां भी हुई होगी, ये भी मैं बता दूं आपको। चलो जी, एक और क्वेश्चन देता हूँ। 2 मोल्स ऑफ H2 एंड 4 मोल्स ऑफ H2, अब इसमें क्या चेंज है वो समझ में आना। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले। अब आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत आसानी से क्यों सॉल्व हो गया, बहुत आसानी से क्यों सॉल्व हो गया बताऊं? क्योंकि यहाँ पर मैंने केसी 100 दे रखा था जो कि 10 का स्क्वायर था, तो खट से आपने इधर और इधर स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या हुआ, सॉल्व करना आसान हो गया। सोचो अगर यही केसी 200 होता तो, यही केसी 200 होता तो मामला फंस जाता, क्योंकि फिर स्क्वायर रूट निकालना इतना आसान नहीं रहता। या मान लो इसके 2 मोल और इसके 3 मोल लेता तो, अगर इसके 2 मोल और इसके 3 मोल लेता तो फिर अगेन ये स्क्वायर भी नहीं होता, फिर आप स्क्वायर रूट नहीं कर सकते। तो अब चलो ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं जहां पर दोनों के मोल्स बराबर नहीं है। इसके 2 मोल है, इसके 4 मोल है, वॉल्यूम बाकी सब कुछ वही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ा सा मैंने बदल दिया। वैसे यहां पर मैं एक और चीज बता दूं, इस रिएक्शन का भी डेल्टा एन जी जीरो है, तो इसको केसी भी बोल सकते हैं, केपी भी बोल सकते हैं, बिकॉज डेल्टा एन जी इज जीरो। कोई पूछ रहा सर आई आई टी या आई एस आई कौन बेस्ट है? बेटा ये आई आई टी और आई एस आई, ये आई एस आई एस आई क्या है भाई? आशीष बेटा ऐसे कमेंट मत पूछो, आईआईटी और आईएसआई में कंपेयर कर रहे हो? हम्म, सोच रहे हो तुम क्या पूछ रहे हो यादव जी? यादव जी का पूछना सर आईआईटी या आईएसआई, आईएसआई कौन बेस्ट है? गजब। अनुराग कह रहा सर ये आपको भी अरेस्ट करवाएगा। मैं समझ रहा हूँ भैया, आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा, राइट? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा। अच्छा, अच्छे कोर्सेज हैं उनके, एक्चुरियल साइंस, एक्चुरीज बनते हैं, और एक्चुरियज इनके कोर्सेज काफी अच्छे हैं, नो डाउट। बट कंपैरिजन देखो यार, क्या होता है ना, बहुत सारी जनता ये कंपैरिजन अलग अलग कोर्सेज में कंपेयर नहीं कर सकता। अब आप पूछो मतलब इंजीनियरिंग बेटर है या एमबीबीएस बेटर है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, हाँ, दो आईआईटीज में कंपैरिजन फिर भी कर सकते हो। आप सोचो कि लॉयर बनूं या इंजीनियर बनूं, लॉयर बनूं या सीए बनूं, लॉयर बनूं या डॉक्टर बनूं, ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। चलो जी, आंसर आया है नहीं आया? भाई मुझे पता आईएसआई, लेकिन भाई मतलब तो निकलता ही है ना, मैंने गलत थोड़ी कहा। वैसे आईआईटी का कोई कंपैरिजन नहीं आईएसआई से, मतलब आईएसआई वो वाला पाकिस्तान वाला, आप समझना।
तो वो तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान वाले आईएसआई को क्यों हम आईआईटी से कंपेयर करेंगे। चलो जी, आंसर आ गए सभी के, देख लेते हैं। 1/15, 4/15, 4/15, 1/5, 4/5, 4/15, 1/15, कुछ कुछ अलग अलग भी आ रहे हैं। 1/15, 4/15, 4/15, 1/10, 1/10, 1/5। हाँ, चलो जी करके देख लेते हैं किसका आंसर सही है। चलो, जिसका आंसर सही हो आज अपने पेरेंट्स को कहना कि कुछ आइसक्रीम खिला दे, कुछ टॉफी खिला दे, ठीक है? क्योंकि सर ने क्वेश्चन दिया था, मैंने पहली बार में सही किया था, तो बनती है भाई एक छोटी सी ट्रीट। तुम नहीं तो मेरी बात अपने मम्मी पापा को जाके सुना देना कि सर ने आज बोला है कि अगर ये क्वेश्चन सही हुआ है तो आइसक्रीम, एक चीज कोई है तो आइसक्रीम या चॉकलेट या कुछ बर्गर, बस यहीं तक, ठीक है? 50 रुपए तक की लिमिट में, 50 रुपए तक की लिमिट में कुछ भी वो आपको मिलना चाहिए, ठीक है? अब ये मत कर देना कि मम्मी पापा भी या पेरेंट्स के लिए भी बता दो, ये नहीं कि सर बोल रहे तो सर ही खिला दें। तो उन पेरेंट्स को मैं ये कहूंगा जो ये सोच रहे हैं, जिनके दिमाग में ये आ रहा है कि सर बोल रहे तो सर ही खिला दे, तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि उनको ये लाइन भी सुना देना कि रैंक आपकी आएगी, आपके बच्चे की आएगी, तो इसीलिए मोटिवेशन जरूरी है, उसको जरूर खिलाएं, है ना? देखो देखो, मैंने पूरी फील्डिंग सेट की भैया, पूरी फील्डिंग सेट है, ठीक है? अब तुम लोग नहीं खाना चाहते तो तुम्हारी इच्छा। चलो मैं आंसर बता देता हूँ, बिल्कुल सही आंसर 1/15, 4/15, 4/15, बहुतों का आंसर सही आया भैया। अब जिन जिन का आंसर सही आया अपने लिए, अपने लिए, जिन जिन का आंसर सही आया अपने लिए क्लैपिंग कर दो। यस। अच्छा, जो अपने ग्रुप में बैठा हो ऐसे बोलो यस, यस, तेज आवाज आनी चाहिए, बाहर भी सुनाई देनी चाहिए, ऐसे बोलो यस, मेरा सही है। हाँ जी, तेज आवाज जानी चाहिए, घर वालों को पता चल जाना चाहिए। जिन जिन का आंसर सही आया, यस मेरा आंसर सही है, मेरा आंसर सही है, मिल गया बर्गर, मिल गई आइसक्रीम, और जो भी तुम सोचते हो, डिपेंड करता है। ओ हो, ओ भाई साहब, ये क्रंची रेड हॉट मोका ग्रांडे विथ आलमंड, भाई साहब तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, तेरे को तो भाई दो तीन और मिलेंगे। इसे फिर ये तुमने जो लिखा, ये एक ही आइटम का नाम था या पांच छह चीजें थी इसमें भाई? क्रंची, आर्मंड, पता नहीं, मैं तो भूल गया, मौका, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। ये एक ही डिश थी या तुमने एक ही डिश में छह सात? मतलब एक काम करो, एक को संडे आइसक्रीम, और संडे में क्या है भाई साहब, आइसक्रीम खाओ और संडे, संडे में क्या, सब डाल दो। तो जनता इसीलिए संडे खाती है, क्यों? एक स्कूप इसका, दो स्कूप इसके, इसका भी स्कूप भर जाता था। हाँ हाँ हाँ, खाया तो रहे, हाँ एक आइसक्रीम चाहिए। अरे भाई वो एक आइसक्रीम नहीं है, छह आइसक्रीम मिला दी तुम लोगों ने। हाँ बेटा, कुछ ये महान लोगों को देखो, ये सब कहनी चाहिए इनको। अच्छा चलो, तो पहले करके देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर देखो डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन से ही कर रहा हूँ। तो इसके 2 मोल है, इसके 10 मोल है, वॉल्यूम 10 लीटर, तो मैंने क्या लिखा, ये क्या लिखा मैंने, ये कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो एक्स भी कॉन्सेंट्रेशन है, 0.4 माइनस एक्स, इसका 2x, के सी दे रखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। के सी कितना है, 4, 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, 0.2 माइनस एक्स, H2 की कंसंट्रेशन, 0.4 माइनस एक्स, I2 की 1/v वाली टर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन अब आप यहां पर स्क्वायर रूट नहीं ले सकते साहब, लेकिन फिर भी मैंने ध्यान रखा आप लोगों की कैलकुलेशन कम, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये x की वैल्यू आ गई 2/15, इतनी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो 0.2 माइनस 2/15, 0.4 माइनस 2/15, और ये 4/15, 2x, सॉल्व कर लीजिए।
लेकिन हाँ, अर्जुन भाई साहब कह रहे हैं सर 2x का स्क्वायर करना भूल गया। तो बेटा अब तुम्हारे लिए सजा ये है कि जो तुम्हारा बर्गर था ना, मतलब था भी नहीं वैसे तो, बट या तो तुम एक काम करना, घर में अपने दोस्त को किसी को एक बर्गर तुम खिलाना तुम्हारे पैसों से, या मम्मी पापा से लेके वॉट एवर, लेकिन वो जो बर्गर तुम्हारे पेट में जाना था वो तुम्हारे पेट में नहीं तुम्हारे दोस्त के पेट में जाए, वो बहुत दुखदाई होता है भाई। और वो हम बर्गर हमेशा तुम्हें ये याद दिलाएगा कि मैंने इस 2x का स्क्वायर नहीं किया था। या या तो ये कर लेना, या मेरा दूसरा तरीका देखो, सिली मिस्टेक्स, ये मिस्टेक्स याद करने के तरीके बता रहा हूँ। अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो और आपको लगता है सर ये मिस्टेक मैं भूल जाता हूँ बार बार, तो उसका तरीका क्या है कि जो भी एक मिस्टेक करो, अपने दोस्त को जाके 50 रुपए का या जो भी है एक बर्गर खिलाओ, जो भी खिलाओ, 50 रुपए में आ जाता बर्गर, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है? वो बड़ा दुखदाई होता है और हमेशा याद रहेगा। ज्यादा बड़ी मिस्टेक की तो पिज्जा खिला सकते हो, पिज्जा खिला सकते हो, याद रहेगी फिर गलतियां आपको। या फिर मम्मी पापा भाई बहन जो लगता है कि अच्छे हैं तुम्हारे, काफी क्लोज हैं तुम्हारे, काफी ध्यान रखते हैं, उनके पास जाओ और उनको कहो कि ये डंडा है, या हाथों से भी काम हो सकता है, 2 थप्पड़ तेज मारो, और इतनी तेज मारो कि इधर भी चारों अंगुलियां दिखनी चाहिए, इधर भी चारों दिखनी चाहिए, दोनों तरफ दिखनी चाहिए। तो हमेशा याद रहेगा। और तरीके नए नए निकाल सकते हो, अलग अलग गलतियों के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ सकते हो, तुम चाहो तो इनोवेटिव हो सकते हो अच्छी तरीके से। मतलब कभी डंडा, कभी कुछ और, कभी जूते, कभी चप्पल, कभी ये वाले जूते तो कभी दूसरे वाले जूते, कभी ये वाला डंडा तो कभी, मतलब ये कैटेगरीज बना सकते हो लेवल के अकॉर्डिंग, मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग। हाँ, तो बेटा गलतियां नहीं करोगे जिंदगी में, सही बता रहा हूँ। आईआईटी में रैंक चाहते हो ना, चाहते हो कि ये गलती जो यहाँ की आईआईटी में ना करो, तो इसका यही तरीका है। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, मैं बता दूं, मेरे वाले तरीके से फायदा मिलेगा, गारंटीड रिजल्ट है, सही सही रिजल्ट है। आप लिख के वो, बहुत सारी जनता बोलते हैं ये जो मैं कह रहा हूँ उसके रिजल्ट्स 100% पॉजिटिव आएंगे भाई। अच्छा, कोई कहते कि सर इसके रिजल्ट 100% पॉजिटिव नहीं आएंगे, तो लिख के देता हूँ, उसको 2 बर्गर खिलाऊंगा, खिला के देख लेना एक बर्गर, फिर देख लेना। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ, इस बार थोड़ा और डिफरेंट करते हैं, इस बार थोड़ा और डिफरेंट करते हैं। वापस H2 रिएक्शन वही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो रहा। आप क्वेश्चन सीक्वेंस देखना, आप सीक्वेंस देखना, क्वेश्चन कितने थॉट से बनाए गए हैं मैं आपको बता दूं। मेरी तारीफ कर रहा हूं लेकिन कर रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सिस्टमेटिकली आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। अब की बार फिर से वही क्वेश्चन है, इसके 20, इसके 40 मोल्स 10 लीटर है, लेकिन केसी इस बार 4/3। अब देखते हैं क्या करते हैं। आकांक्षा का कहना सर मैंने आपका तरीका ट्राई किया, इम्प्रूव हुआ है बहुत सिली है। बट वैसे आकांक्षा तुमने क्या ट्राई किया, थप्पड़ वाला तरीका या बर्गर वाला तरीका, क्या ट्राई किया यार? हितांशु बेटा लिमिटिंग सिचुएशन अलग है, लिमिटिंग में एक सब्सटेंस पूरा कंज्यूम होता है तब लिमिटिंग की बात आती है, यहाँ कोई दो पूरा कंज्यूम ही नहीं हो रहा तो लिमिटिंग का केस ही नहीं बन रहा, बात खत्म।
फाइंड कॉन्सेंट्रेशन, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन। हाँ जी, बहुत सारे सही सही आंसर आ रहे हैं। बर्गर वाला दीदी को अन्ना पॉकेट मनी से, अच्छा ऐसा, मतलब अन्ना पॉकेट मनी, ये थोड़ी लाइन पूरी समझ में नहीं आई मेरे को। दीदी को तुमने बर्गर खिलाया, ये लाइन ये समझ में आ रहा है शायद। चलिए, अमन, प्रिंस, अंजलि, प्रशांत, बार बार मत लिखो बेटा, एक बार लिखो, ये बार बार आंसर मत लिखो। लोग बाग क्या होता है, दूसरों को सिविक सेंस सिखाने में बड़े तैयार रहते हैं, खुद की जब बारी आती तो कुछ नहीं सीखते। x=1, सही लग रहा है, वैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी मुझे सही लग रहा है। क्रिश, पाए पाए, चलिए तो देखो, 20 और 10 मोल्स, 20 और 40 मोल्स थे, वॉल्यूम 10 लीटर था, तो कंसंट्रेशन इसकी कितनी हो गई 2, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 4। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फिर से क्या लिख दी, कंसंट्रेशन 2 और 4, 2 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। के सी कितना दे रखा है 4/3, 4/3, 2x का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, लेकिन इस बार यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो अब क्या करोगे, क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक बनी, इस क्वाड्रेटिक से x निकालना पड़ेगा। वैसे आप फैक्टराइज भी कर सकते हो, लेकिन हर जगह फैक्टराइज कर पाओ ये जरूरी, तो यहाँ पर तो फिर भी फैक्टर्स बन रहे हैं कि यानी एक 4x और एक -x का भी फैक्टर बन जाएगा, तो यहाँ से आप कर सकते हो फैक्टराइज, बट अभी क्वाड्रेटिक यानी ये x² प्लस 3x माइनस 4, तो क्या होता है x=-b, प्लस है तो ये -b यानी 3, ये b की वैल्यू होगी, √b² मतलब 3 का स्क्वायर, -4ac, 4a की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये फिर 25 का 5, और वैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊं प्लस माइनस आता है, राइट, लेकिन अगर यहाँ माइनस है और मैंने यहाँ पर भी माइनस यूज किया तो x की वैल्यू माइनस आ जाएगी, और x की वैल्यू माइनस में हो नहीं सकती, इसीलिए यहाँ से जब भी आंसर निकालोगे प्लस वाला ही होना चाहिए। तो वैसे मैं बता दूं मोस्टली यहाँ पर प्लस ही आता है, फाइन, ठीक। तो ये x की वैल्यू हो गई 1, तो 1 3 2, 1 3 2, तो तीन केसेस मैंने लिए, याद है आपको, तीनों केसेस आपने देखे। अब यहां पर मैं आपको बता दूं ये सब में कैलकुलेशन बहुत कम है, कैलकुलेशन बहुत कम है, बट आप सोचो एग्जाम में ऐसा होगा तो नहीं होगा। एग्जाम में अच्छी कैलकुलेशन आती है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में भी मुश्किलें आती है, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, स्क्वायर रूट वगैरह अच्छी तरह से निकालना आना चाहिए। बहुत सारी जनता को लगता है सर 387 का स्क्वायर रूट कैसे निकालूं, अगर आप 387 का, 453 का या और किसी टर्म का स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे हो तो ये आपकी हेडेक है। स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, उसके तरीके होते हैं, पता होना चाहिए, प्रैक्टिस करो स्क्वायर रूट निकालने की, क्योंकि यहाँ ये ज़रूरत पड़ती है। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, शीट सॉल्व करते वक्त ध्यान रखो, थोड़ी आदत डालो ताकि ये प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो। सब जगह स्क्वायर है बेटा, कहाँ स्क्वायर नहीं, 2x का स्क्वायर तुम्हें नहीं दिख रहा, तो 2x² होगा ना, तो ये 2x² नहीं दिख रहा भाई, चश्मा बदलो, यहाँ थोड़ी स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर होगा, पता नहीं कुछ लोग। हम्म, ठीक है, लेकिन आज के लिए यहीं तक कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे कुछ और चीजें आएंगी, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तो होमवर्क दे देता हूँ मैं आप लोगों को।
तो डीपीपी नंबर 3 करेंगे एक तो हम। और डीपीपी नंबर 4 के पहले 5। ठीक है जी। तो ये आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है। बहुत बढ़िया संबित शुक्ला जी, आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, अच्छी बात है। हाँ जी सचिन बेटा, सबके कमेंट दिख ले, लेकिन ढंग के कमेंट होने चाहिए। आपको दुनिया में तभी नोटिस किया जाएगा जब आप कुछ ढंग का करते हो, तो सब नोटिस करते हैं। ढंग का कमेंट करो, सब नोटिस करेंगे। चलो जी, 2-3 मिनट और बाकी है, तो किसी को कुछ और पूछना है, जो इधर उधर की डाउट्स है वो पूछ सकते हो, अगर किसी को और कुछ पूछना है तो। प्रिंस बेटा वो सब अपने आप हो जाएगी। इनऑर्गेनिक की क्लास ऐप के कारण, कुछ अपडेट के कारण ऑफ हुई थी, वो लग जाएगी, तुम्हें टेंशन मत लो। केमिकल काइनेटिक्स की एक्सरसाइज 2 के सॉल्यूशन तुमने कर ली क्या देव विक्रम सिंह? अच्छी बात है, देता हूं मैं आपको। अगर कुछ होगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा। बेटा विजय सर की क्लास क्यों नहीं हुई, ये क्या है तुम, मतलब मेरा मैथ्स वीक है, जिसका जो सब्जेक्ट देखो बेटा वीक हो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो, उसमें एक्स्ट्रा टाइम दो, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओ। हम क्या होता है, जो सब्जेक्ट हमारा वीक होता है उसमें हम और कम टाइम देते हैं, तो उससे वो और ज़्यादा वीक हो जाता है। तो जो सब्जेक्ट वीक हो उसको कम टाइम नहीं, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे सब्जेक्ट को कम कर दो टाइम, एक्स्ट्रा टाइम निकालो और बढ़ाओ, कैपेसिटी बढ़ाओ अपनी 13 घंटे 14 घंटे, और वो जो एक्स्ट्रा टाइम तुमने निकाला वो उस सब्जेक्ट को दो। ठीक है सर। एडवांस काइनेटिक्स 90% एक्यूरेसी, बहुत बढ़िया। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप काइनेट एक्सरसाइज फॉर जेई एडवांस के पीवाईक्यूज करते हो ना, पिछले 10 सालों खासकर 2016 से 2024 तक जेई में केमिस्ट, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। उनको करोगे तो बस उसके बाद कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा करोगे बस, लेकिन उनको एक बार नहीं, दो दो तीन तीन चार चार बार करना पड़ेगा। आकांक्षा जी हो जाएगा, डीपीपी नोट सब हो जाएगा, सब प्रोसेस चल रहा है, जल्दी से जल्दी सारी चीजें हो जाएगी। आंसर सही है बेटा, कोऑर्डिनेट, मेरे सारे सॉल्यूशन यहाँ सही है, तुम अपना चेक करो, तुम अपना चेक करो। मैं इतना हैप्पी कैसे हूँ? वैसे तो ये ज्यादा लोग बोलते नहीं है कि, क्योंकि बहुत सारे लोग तो यही बोलते हैं कि सर आप स्माइल क्यों नहीं करते हो, तुम ये कह रहे हो कि आप इतने हैप्पी कैसे हो, तो अच्छी बात है, सुन के बड़ा अच्छा लगा। यार कमेंट बहुत फटाफट जा रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, किसी ने बोला कि मोल कॉन्सेप्ट का कुछ पार्ट छूटा हुआ है, X2 बैच में छूटा हुआ, राइट? हाँ हाँ हाँ, ये शायद मैं कुछ कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, इसी तरह का कमेंट लिखा हुआ ना, एम्पेरिकल वाला फॉर्मूला वाला पार्ट है ना। थोड़ा टाइम की फाइट है बेटा, आपको भी क्लासेस बहुत सारी चल रही है इसीलिए इश्यू है। और ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, मेन पार्ट मैंने बता दिया, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, तो बहुत इजीली कर भी सकते हो आप। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, वो बहुत आसान है, थोड़ा रिकॉर्डेड भी देख लोगे तो हो जाएगा तुम्हारा काम। ओहो हो, न्यू ज्वाइनीज के लिए यही कहूंगा कि जो चैप्टर अभी स्टार्ट किया है, इसको फर्स्ट, कोई भी चैप्टर जो है फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करो। चाहे काइनेटिक्स है उसको फर्स्ट लेक्चर से देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम उसको फर्स्ट लेक्चर से देखो, और उसके साथ साथ चलो, फिर धीरे धीरे साथ में जो पुराना पार्ट है, पुराना जो चैप्टर्स हो गए हैं उनको भी कवर करो, उनका होमवर्क करो। होमवर्क 100% नहीं तो 50% करो, 50% मतलब ऑड नंबर वाले क्वेश्चंस कर लो, इवन नंबर वाले छोड़ दो।
हाँ यार, कमेंट देखो बहुत सारे, हो सकता है आपको लगे कि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, बहुत सारे कमेंट बहुत स्पीड से निकल रहे हैं, तो 5-5 6-6 लाइन वाले कमेंट में पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं उनका रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। अजय झा जी, वॉल्यूम दे रखा होता है, कांस्टेंट ही रहता है। अजय झा, वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहता है, बट जहाँ चेंज होगा क्वेश्चन में लिखा होगा, बट एट इक्विलिब्रियम तो वो फिक्स ही होगा। सिलेबस कब खत्म होगा बेटा, पहले से ही पता है तुम्हें, तुम्हारा सिलेबस 31 दिसंबर, न्यू ईयर से पहले। ओल्ड शीट क्यों करनी चाहिए बेटा, जो मैं शीट दे रहा हूँ वो करो। हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस, देखो बेटा, स्ट्रेस कुछ नहीं है। मैं सीधा सा मानता हूँ कि जो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जो क्वेश्चन में नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो मैं मानता हूँ कि मेरी एफर्ट्स में कहीं कुछ कमी है, या जितनी एफर्ट्स चाहिए मैं उतनी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे कभी कोई स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस तब होता है जब आपको लगता है कि यार आप बहुत कुछ कर रहे हो, ये सोचना ही गलत है। अगर आपको कोई आपका टारगेट है वो अचीव नहीं हो रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है यार, आपने जो एफर्ट्स लगाई है वो उस टारगेट के लिए सफिशिएंट नहीं है। या तो टारगेट चेंज करो या एफर्ट्स बढ़ा दो। जैसे अब मैं सोचता हूँ कि यार मेरे को तो बहुत टेंशन होती, क्यों, मेरे को तो प्राइम मिनिस्टर बनना था। अरे भाई, मैंने प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कुछ किया है क्या, नहीं किया। उसके लिए एफर्ट्स लगाई क्या, नहीं लगाई, तो फिर उसके लिए क्यों टेंशन लेनी। और जिसके लिए मैंने एफर्ट्स लगाए, जो टारगेट मैंने सेट किया उसके लिए मैं एफर्ट्स लगाता हूँ। अगर वो टारगेट लग रहा है कि नहीं अचीव हुआ, तो यही सोचता हूँ कि अभी और एफर्ट्स चाहिए, और एफर्ट्स चाहिए। मतलब ये थोड़ी कि दूसरा जो अच्छे रैंक ला रहा वो कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहा, वो तो मेहनत ही नहीं कर रहा। एक बच्चा ऐसा जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं और उसकी जेई में रैंक आ रही है, ऐसा तो है नहीं, ये मुझे पता है। जो भी रैंक ला रहा है वो भी मेहनत कर रहा है, तो मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे और एफर्ट्स लगानी पड़ेगी, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये मेरा सोचने का तरीका, देखो, ये मेरा सोचने का तरीका है। उससे मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं ब्लेम दूसरों पे नहीं करता हूँ, मैं कभी दूसरों पे ब्लेम नहीं करता हूँ, उसने मेरे को बर्बाद कर दिया, उसने खराब किया, उसके कारण ऐसा हो गया है। आपकी लाइफ है, आप जिम्मेदार हो, आपको एफर्ट्स लगानी है। तो सही तरह से सोचोगे तो कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। 24 आवर्स है, और टारगेट आपके पास है, उसको करो, एक और पता होना चाहिए कैसे करना चाहिए। ध्रुव सोनी जी, टाइम भी बहुत कम बचा है बेटा। देखो 13th में आप, एक साल वैसे भी कम ही होता है, तो आप इस पे मत सोचो टाइम कम बचाओ, ये सोचो कि मुझे 24 आवर्स में से कितने आवर्स पढ़ना है। फिर नेगेटिव, आप ये सोचो कि मुझे 24 आवर्स में से कितने आवर्स पढ़ना है, आप ये डिसाइड करो। 12 आवर्स, 13 आवर्स, 14 आवर्स, कितने घंटे पढ़ रहे हो, जो सोच रहे हो उतना पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ये आप सोचो। क्योंकि यही वो चीज़ है जो हम कर सकते हैं। जेई के एग्जाम की डेट तो चेंज कर नहीं सकते, बट पर डे कितना है वो, पर डे कितना पढ़ना है वो हम चेंज कर सकते हैं। मैं कहाँ से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से हूँ बेटा। सब मैनेज करने के लिए, नितेश कुमार किसी ने पूछा, जब मैनेज होमवर्क डेली 13-14 घंटे पढ़ो, सारी चीजें मैनेज होगी। 13-14 घंटे पढ़ोगे तो हो सकता है कि 100% मैनेज हो जाए, 90% हो, 80% हो, बहुत है। बट 14 घंटे के आसपास पढ़ो तो सब मैनेज होगा। लेकिन आप में से कोई ये सोचता है कि मैं तो 10 घंटे पढ़ता हूँ फिर भी मैनेज नहीं होता, तो नहीं होगा। मेरे से मिलना है, मिल लो बेटा, आ जाओ कोटा। अगर आप कोटा में हो तो भी आ सकते हो, कोटा के बाहर हो तब भी आ सकते हो। कभी कभी नींद नहीं आती, अच्छी बात है बेटा, नींद आने में तकलीफ है, नींद नहीं आने में क्या तकलीफ है। पढ़ो, नींद नहीं आ रही तो पढ़ने लग जाओ, बात खत्म। पढ़ते पढ़ते अपने आप नींद आ जाएगी। चलो जी, बाय बाय, मिलते हैं। एक्सरसाइज 2 का सॉल्यूशन तुमने की या नहीं की, पहले तो ये बताओ सब सुमित, क्योंकि बहुत सारी जनता क्या होती है, करते कुछ नहीं, लेकिन हमें सब चाहिए खाने में, ये नहीं खाना, लेकिन सामने सब होना चाहिए। अभी देखो बेटा, ड्रॉपर हो, यानी 12th पास, आप पहले एक्सरसाइज 1, 3 और 4 पर फोकस करो। हाँ, तुम कोटा आओगे तो मिलूंगा, मैं डेफिनेटली मिलूंगा। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।